बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं मोमेंट्स को थ्री डायमेंशन में। तो हम फोर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं मोमेंट्स थ्री डी में। हम देखते हैं कि क्या कहता है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ स्पेसिफिक एक्सिस इन टू डायमेंशन बॉडीज, द मोमेंट इज ड्यू टू अ फोर्स कंटेन्ड इन द प्लेन ऑफ एक्शन perpendicular to the axis it is acting. This makes the analysis very easy. अब वो कहता है कि जो टू डायमेंशन में आपके पास मोमेंट होता है, जिस प्लेन में आपकी फोर्स लग रही होती है, मोमेंट की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन में आपके पास फोर्स लग रही है, आपके पास जो मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन जो आपके पास होगी वो परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन होगी। मीन टू से द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट in case of the 2D, when the force in the xy plane, then its direction will be in the z axis. mean to say, सिंपल बात है कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी आपके पास वो परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई प्लेन के। इन 3D सिचुएशंस दिस इज़ वेरी सेल्डम फाउंड टू बी द केस। अब वो कहते हैं जो आपका थ्री डायमेंशनल का केस होता है उसमें ये जो सिचुएशन होती है ये थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो हम थ्री डायमेंशनल के बारे में पढ़ते हैं कि थ्री डायमेंशनल की सिचुएशन हमारे पास किस तरह होती है। तो मोमेंट्स इन 3D, द मोमेंट अबाउट एन एक्सिस इज स्टिल कैलकुलेटेड द सेम वे बाय अ फोर्स इन द प्लेन perpendicular to the axis, but most forces are acting in abstract angles. अब इसने ज़बरदस्त बात की है कि थ्री डायमेंशनल वे में आपका मोमेंट जो है वो आप सिंपल वे से कैलकुलेट करते हो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है आपके पास। डिफरेंस सिर्फ ये है थ्री डी में कि अब जो आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो वो सेम वही तरीके से होगा जो कि टू डी में था, कि फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करवाओगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि सम टाइम जो फोर्स होती है वो आपकी परपेंडिकुलर नहीं होती, मतलब किसी एंगल पे एक्ट कर रही होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेकेंड में उसमें वो बता रहा है आपको पार्ट में कि बाय रिजॉल्विंग द एब्स्ट्रैक्ट फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और इनटू इट्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कंसर्न, द मूवमेंट अबाउट द एक्सिस कैन देन बी फाउंड द सेम वे इट वाज फाउंड इन टू डायमेंशनल। वो यही कहते हैं कि अगर आपके पास फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही है तो तब आप मूवमेंट फाइंड कर सकते हो। पहले फोर्स को आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करो और फिर उसके बाद जो कंपोनेंट आएंगे उनमें से आपने वो कंपोनेंट ले लेना है हर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जिस पे आपका फोर्स जो है आपकी वो परपेंडिकुलर है। अब वो कहता है टू डायमेंशनल मोमेंट जो होता है हमारे पास वो m इज इक्वल टू एफ डी, वेयर d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ कंसर्न। अब वो कहते हैं जो आपके पास डिस्टेंस है वो क्या है, फोर्स और जिस एक्सिस पे आपके जिस एक्सिस के गिर्द आपने रोटेट करवाना है उसके इर्द गिर्द का डिस्टेंस है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारी मोमेंट्स के लिए नोटेशंस क्या क्या यूज़ होती हैं। इन सिंपलर टर्म्स, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट द वाई एक्सिस, इट मीन एम वाई, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द प्रोजेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द एक्स जी प्लेन। अब वो ये कहते हैं कि अगर आपने वाई एक्सिस के गिर्द मोमेंट फाइंड करना है तो आप अपना जो प्रोजेक्शन यूज़ करोगे फोर्स का वो एक्स जी का यूज़ करोगे। क्यों एक्स जी का यूज़ करेंगे आप, क्योंकि उसका बेनिफिट ये है आपके पास कि जो आपके पास फोर्स होगी एक्स जी प्लेन पे, वाई एक्सिस वाली फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जैसे एक्स वाई प्लेन पे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, इसी तरह तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए अगर आप एक्स जेड प्लेन को ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी वाई एक्सिस में वो आपके पास परपेंडिकुलर होगी। द नोटेशन यूज टू डिनोट मोमेंट्स अबाउट द कार्टेशियन एक्सिस आर एम एक्स एम वाई एंड एम जी। वो कह रहे हैं कि अगर आपके ने मोमेंट्स तीनों डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने हैं
तो आपके पास जो मोमेंट एक्स एक्सिस में होगा उसको मैं एम एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा, जो वाई डायरेक्शन में होगा मोमेंट उसको एम वाई रिप्रेजेंट करूँगा, और जो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा उसको एम जेड से रिप्रेजेंट करूँगा। अब इसने एक छोटी सी एग्जांपल दिया आपको, हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्स इन फिगर 4.22 अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस एंड द जी एक्सिस। सिंपल उसने कहा है तीनों एक्सिस में फोर्सेस लग रही हैं और तीनों एक्सिस के डिस्टेंस हैं। अब उसने तीनों एक्सिस भी मेंशन कर दिए डायग्राम में आपके पास, ये आप देख सकते हैं। ऊपर जो है वो आपका क्या है, वो जेड एक्सिस है, नीचे जो प्लेन है वो आपका एक्स और वाई है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो इन तीनों प्लेन्स में एक्सिस में आपने क्या करना है, मोमेंट्स अपने फाइंड करने हैं। सो अ फोर्स दैट इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस or has a line of action that passes through the axis does not produce any moment or tendency for turning about the axis। अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि फोर्स जिस एक्सिस में से पास हो रही होगी उस एक्सिस में उसका मोमेंट ज़ीरो होगा हमेशा। जिस तरह आपने पढ़ा है कि जो आपका मोमेंट होता है वो ऑलवेज़ क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मेन टू से वो कहते हैं फोर्स जिस एक्सिस में एक्ट कर रही है, अगर उसी एक्सिस में आप लोग अपना मोमेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि वो एक्सिस में से पास करेगा। और जब एक्सिस में से फोर्स पास करेगी आपके पास तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो होगा। सो यू विल कंसीडर कि आपकी फोर्स क्या है, वो ज़ीरो है। और उस वक्त सॉरी आपकी जो फोर्स है वो पिवट पे एक्ट कर रही है और जो आपका मोमेंट है वो ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में किस तरह मोमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। तो चलते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में इसने लिखा हुआ है जो आपके पास दो मोमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। पहला मोमेंट है आपके पास 60 पाउंड की फोर्स है और जो आपके पास 2 फुट एक्ट कर रहा है। तो डिस्टेंस कितना है इसका 60 पाउंड फोर्स का, वो है 2 फुट। तो यहाँ पे आप देख ले, अब यहाँ पे चूँकि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के जस्ट 1 सेकेंड, तो जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो आपकी फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो आप ये देख सकते हैं ये ए पॉइंट पे फोर्स लग रही है। ए पॉइंट पे क्या है, 60 पाउंड की फोर्स है। तो आप देखें तो एक्स एक्सिस से इसका फासला कितना, ये एक्स एक्सिस है तो इससे ऊंचा ये कितने डिस्टेंस पड़ी है ये देखें, क्योंकि एक्स एक्सिस ये नीचे इसके पैंदे पे पड़ा हुआ है। तो ये जो फोर्स है ये कितनी ऊंची है, ये 2 फीट की हाइट पे है। तो जो 60 पाउंड की फोर्स है उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आपका बन रहा है दैट इज़ 2 फीट। तो आपने उसको 2 फीट से मल्टीप्लाई करवाया। अब आपने ये नहीं कहना कि ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। अब आप देखें तो वाई एक्सिस पे ये इसलिए नहीं इसको मैं कह रहा क्योंकि ये आप देखें कि फोर्स जो है ये एक्स एक्सिस है और इससे ऊंचा जो होगा वही इसके परपेंडिकुलर होगा। सो इसके जो परपेंडिकुलर है आपके पास वो क्या है, 2 फीट का डिस्टेंस है। सो आपके पास जो 60 पाउंड की फोर्स है वो 2 फीट पे एक्ट करेगी। और जो 50 पाउंड की फोर्स है, अब ये देखें आपके पास एक दूसरी फोर्स है, वो कौन सी है, ये चूँकि z और आपके पास जो एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस हैं, z और वाई एक्सिस वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए z एक्सिस की फोर्स को आप देख लेते हैं। तो ये 50 पाउंड की फोर्स है और 50 पाउंड की जो ये फोर्स है इसका अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, इसका डिस्टेंस है वो 2 फीट है। अब 2 फीट किस तरह है, अब 2 फीट आप देख सकते हैं कि ये 2 फीट हाइट पे पड़ा हुआ है। अब एक और आपने बात नोट करनी है, 2 फीट ये एक्स एक्सिस से एक फोर्स एक डिस्टेंस है, 2 फीट ये आपका क्या है, ये आपका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। और ये जो आपको 2 फीट डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, क्योंकि ये एक्स जेड एक्सिस की लाइन है। सो ये जितना हाइट पे आपका डिस्टेंस है दैट इज़ 2 फीट। तो ये जो आपकी 50 पाउंड की फोर्स है ये भी एक्ट करेगी, इसके ऊपर ही एक्ट करेगी। इस जो ब्लॉक है ये फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट करेगी। और चूंकि ये ब्लॉक की हाइट ही 2 फीट है इसीलिए इस फोर्स को हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 50 फीट पाउंड की फोर्स को 2 फीट से मल्टीप्लाई करवाया। और थर्डली आपके पास जो है वो ज़ीरो है। अब ज़ीरो क्यों है, क्योंकि वो एक्सिस के अंदर से पास होगी, वो ओरिजिन से पास होगी, तो इस वजह से हमने उसको क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया। तो इसकी वैल्यू आ गई 220 पाउंड फीट। सेकेंडली कैलकुलेट कर लेते हैं एम वाई। अब मोमेंट अबाउट द वाई एक्सिस क्या है, अब ये आपका वाई एक्सिस है। अब इसके अबाउट आपने फोर्सेज देखनी है और आपने मोमेंट देखने हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हैं कि इसके जो अबाउट आपके पास फोर्स है वो कौन सी है, 60 पाउंड वाली फोर्स हम देखते हैं। अब आप देखें तो जो 60 पाउंड की फोर्स है वो भी उसी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है।
इट मीन कि ये वाली फोर्स का तो कोई काम ही नहीं होना, क्योंकि ये पैरेलल है। तो पैरेलल वाली क्या करेगी, पैरेलल वाली आपके पास किसी किस्म का क्या है मोमेंट जनरेट नहीं करेगी, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ही मोमेंट जनरेट करती है। तो परपेंडिकुलर इसकी कौन सी है, वो आपके पास है 50 पाउंड की फोर्स, ये आप देख सकते हैं, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये वाली भी इस लाइन की क्या है 40 वाली परपेंडिकुलर है। अब आपने रोटेशन जो यूज़ करनी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 40 पाउंड जो है ये 40 पाउंड है, और 40 पाउंड का जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे 3 फीट है, मतलब 40 पाउंड जो एक्ट करेगी वो 3 फीट पे एक्ट करेगी। और चूंकि आपके पास 40 पाउंड वाला जो है 3 फीट वाला, वो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए इसने नेगेटिव लिया हुआ है। और यहाँ भी 50 पाउंड वाले को इसने क्या किया, नेगेटिव लिया, तो ओवरऑल जो आपके पास मूवमेंट आ गया दैट विल बी 230 पाउंड। अब ये 50 वाला कैसे आया, 50 वाला तो ये वाली आ गई, 40 वाला कैसे आया, 40 वाली ये आपके पास फोर्स है, और ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है, चूँकि ये 2 फीट पे एक्ट कर रही है, सो इसका जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास वो 2 फीट है। तो टोटल हमने एडअप करवाया तो -230 आ गया। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज़ क्लॉकवाइज एंड अबाउ द पॉजिटिव साइन पॉजिटिव 220, वो क्या बता रहा है कि जो आपके पास फोर्स है वो आप कह सकते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। नीचे इसी तरह देख लेते हैं जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस में आपके पास वो कहता है कि जो एक्स एक्सिस वाली फोर्स और वाई एक्सिस वाली फोर्सेज हैं वो ज़ीरो होनी रही हैं। ज़ीरो क्यों है, क्योंकि वो आपके पास जो डिस्टेंस है उनके, वो कोई ऐसा डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है कि वो उसके एक्सिस में एक्ट करे। सो एक ही फोर्स आपके पास बच जाती है, वो क्या है जेड एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है वो आपकी 40 पाउंड की फोर्स है, और इसका जो डिस्टेंस है वो आपके पास 2 फीट है। सो ओवरऑल जो आपके पास यहाँ पे मूवमेंट आया दैट इज़ -80 पाउंड। ये एक आपका डायग्राम जो है वो बहुत सिंपल है, आप इसको पेज पे सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो आप उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे बाद में हम लोग, अगर कोई आप लोगों को इश्यूज़ आते हैं तो हम चलते हैं आगे अपना। फोर्सेस कपल है, तो फोर्सेस कपल को हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अ कपल इज़ डिफाइंड एज, अब अभी तक आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, फोर्स सिस्टम देखा था। फोर्स सिस्टम के अंदर ही आपने, चूँकि फोर्स का फैक्ट की वजह से आपका टार्क जनरेट होता है, तो आपने मोमेंट या टार्क को देखा। अब हम कपल को देखेंगे कि कपल किस तरह हमारे पास जनरेट होते हैं। सो ही इज सेइंग अ कपल इज़ डिफाइंड एज टू फोर्सेज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन एंड अपोजिट सेंस। अब जब भी किसी चीज़ पे दो फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हों, लेकिन क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, किसी भी बॉडी पे एक्ट करती हैं हमारे पास, तो उस वक्त जो हमारे पास जनरेट होता है रोटेशन, उसको हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो गाड़ी का स्टीयरिंग है आपके पास, वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कपल की। अब वो किस तरह बेहतरीन एग्जांपल है आपके पास, कि जो आपका गाड़ी का स्टीयरिंग है, चूँकि आप दोनों अपने हैंड्स जो हैं वो अपोजिट रखते हैं साइड्स पे, मतलब एक आप अपने स्टीयरिंग की एक साइड पे रखते हैं, दूसरा दूसरी साइड पे रखते हैं अपने हैंड, और अब अगर एक हाथ को आप नीचे पुश करते हैं स्टीयरिंग को घुमाने के लिए, तो दूसरे को आप अपोजिट मतलब ऊपर की तरफ पुश कर रहे होते हैं। तो ये जो आपके पास दो फोर्सेज होती हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन सेम नहीं है। सो ये आपके पास क्या होंगी, कपल जनरेट करेंगे। अब फोर्स कपल विल हाउएवर टेंड टू रोटेट द बॉडी। अब सो फोर्स कपल क्या करेगा, वो रोटेट करेगा बॉडी की, और आपकी स्टीयरिंग क्या होता है उसमें रोटेशन जनरेट हो जाती है। अब मोमेंट ड्यू टू अ कपल ऑफ फोर्स, अब कपल की वजह से जो हमारे पास रोटेशन होती है उसको हम देख लेते हैं क्या होती है। बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, अब चूंकि आप दो फोर्स अप्लाई करते हो, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप लोग क्या है कि एक फोर्स आपके पास क्या होगी स्टीयरिंग के ऊपर, चूंकि दो फोर्सेज आप लगाते हो, दो हाथ लगाते हो, तो कहता है कि जब आपने कपल कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली, तो देन आप एक ही फोर्स लोगे, एक फोर्स लोगे, और फिर क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज होगा वो आपने मेजर कर लेना कि दो आपके हाथों के दरमियान जितना डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाइड आपकी एक हाथ की फोर्स। सो इस तरह आप अपना कपल कैलकुलेट कर सकते हो। द कपल विल क्रिएट अ मोमेंट अराउंड एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट द कपल फॉल्स इन, पे अटेंशन टू द सेंस ऑफ मोमेंट। अब वो कहता है कि कपल की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इसकी डायरेक्शन आप किस तरह फाउंड करते हो, इसकी डायरेक्शन हमेशा आप लोग राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। राइट हैंड रूल में क्या होता है कि आपने अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी रोटेट हो रही है, वेदर वो आपका एक्स एक्सिस में सॉरी आपकी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है या आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो जो आपका अंगूठा होगा, जो आपका थंब होगा, वो बताएगा कि आपकी कपल की रोटेशन क्या है, वेदर वो आपकी अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन उसमें जनरेट होगी। अब इसने यहाँ पे दिखा दिया आपको, बड़ी सिंपल एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, जिस तरह स्टीयरिंग की एग्जांपल दे रहा था मैं आपको,
कि ये जो आपके दरमियानी डिस्टेंस है और ये दो आपके पास फोर्सेज हैं हाथ की, एक हाथ की फोर्स है और दूसरे हाथ की फोर्स है। तो चूंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है इसलिए उसने एक के साथ नेगेटिव लगा दिया और इनके दरमियानी डिस्टेंस डी होते हैं। तो अभी हमने कहा था कि जो कपल हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, एक फोर्स को और दरमियानी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो फोर्सेस को होता है। तो इसने एक साइड का जो कपल किया वो फाइंड F1D1 किया और सेकेंडली जो कपल किया F2D2 किया। अब क्वेश्चन ये है कि इसने F2 के साथ नेगेटिव साइन या F के साथ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया F2 के साथ। उसका ये रीज़न ये कि F2 ये इस साइड पे पड़ा हुआ है, जब F2 आपको उस साइड पे जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगेन वही बात होगी कि क्लॉकवाइज या तो इसकी नोटेशन होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हम जो नोटेशन लेते हैं, कन्वेंशन हम कंसीडर करते हैं वो यही करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। The two couples have the same sense or the tendency to cause rotation in the same direction। वही बात कर रहा है कि दो जो कपल जो हैं वो सेम उनकी टेंडेंसी होगी रोटेशन की, लेकिन क्या है कि उनकी डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट हो सकती है। एक की क्लॉकवाइज हो सकती है और दूसरे की क्या हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। उसका रीज़न क्या है कि आपके पास जो फोर्सेज हैं वो अपोजिट है। एक आपके पास अपोजिट साइड, ये देख सकते हैं आप, दो फोर्सेज अपोजिट साइड पे हैं, इसलिए जो इनकी रोटेशन होगी वो भी अपोजिट सेंस रखेगी। वाई वी डू यूज़ फोर्स कपल्स, तो वो कहता है कि हम लोग फोर्स कपल यूज़ क्यों करते हैं। द रीज़न वी यूज़ फोर्स कपल टू एनालाइज मोमेंट इज़ दैट द लोकेशन ऑफ द एक्सिस द मोमेंट इज़ कैलकुलेटेड अबाउट डज नॉट मैटर। अब वो ये कहता है कि हम लोग एक फोर्स क्यों यूज़ करते हैं फोर्सेस की बजाय, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं एक फोर्स का कपल। वो कहता है कि उसकी लोकेशन नहीं मैटर करती, क्योंकि हमारा कंसर्न जो है वो रोटेशन से है। तो रोटेशन जो है और दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होती है, तो इसीलिए आप किसी भी फोर्स को यूज़ कर लें तो वो कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रोटेशन तो रोटेशन उसके पास सेम ही जनरेट होगी। द मोमेंट ऑफ अ कपल, अब क्या कहते हैं आपके पास, द मोमेंट ऑफ अ कपल इज़ कांस्टेंट ओवर द इंटायर बॉडी इट इज़ एक्टिंग। कहता है कि जो इंटायर बॉडी है उस पर आपको मोमेंट कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, अभी मैंने आपको बताया है कि दोनों फोर्सेज जो हैं वो आपके पास कांस्टेंट है, दोनों फोर्सेज की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो सकती है, सो मोमेंट की मैग्नीट्यूड जो होगी वो आपके पास कांस्टेंट ही होगी। कपल्स आर फ्री वेक्टर्स, इसका क्या मतलब है, द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ अ कपल डज नॉट मैटर, द प्लेन दैट द कपल इज एक्टिंग इज डज नॉट मैटर। अब वो कहते हैं जिस पॉइंट पे आपका कपल एक्ट कर रहा है एक तो वो भी मैटर नहीं करता, और एक जिस प्लेन पे आपका कपल एक्ट कर रहा है वो भी मैटर नहीं करता। ऑल दैट मैटर्स इज ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन द कपल इज एक्टिंग। सारा कुछ जो है वो आपकी प्लेन के ओरिएंटेशन पे है। देयरफॉर अ फोर्स कपल इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर एंड कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी। अब वो यही कहता है कि जो आपके पास फोर्स कपल है ये फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर का हम कौन सा वेक्टर होता है कि जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, हमारे पास कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। और इसमें भी वही बात है आपके पास कि जो कपल होता है वो डिपेंड करता है कि आप अपना प्लेन किस तरह ले रहे हो। तो वो प्लेन पे ही डिपेंड करेगा ना आपका, कि आपका चूँकि आपकी जो डायरेक्शन होती है कपल की वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। सो आपका जो प्लेन होगा वेदर वो आपका एक्स वाई है तो आपकी जो रोटेशन होगी वो आपको जी एक्सिस में आप ले लोगे, और जो आप अगर कोई और प्लेन ले रहे हैं तो उनकी जो ओवरऑल कपल की जो रोटेशन होगी वो आप किसी और परपेंडिकुलर एक्सिस पे ले लोगे। तो डिपेंड करता है आपका कि आपकी जो ओरिएंटेशन है वो किस प्लेन पे है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कपल की डायरेक्शन बनेगी। अब हम रेजोल्यूशन किस तरह करते हैं वेक्टर्स की, वेक्टर की रेजोल्यूशन देख लेते हैं। द मोमेंट ड्यू टू द फोर्स कपल is normally placed at the Cartesian coordinate origin and resolved into the x, y and z axis। वो यही कह रहे हैं कि जो हमारे पास फोर्स होती है, क्योंकि हम 3D में कपल पढ़ रहे हैं, सॉरी हमने मोमेंट पढ़ा, इसी तरह हम कपल को भी देखेंगे। तो कहता है कि जिनकी जो मोमेंट होती हैं, जो इनकी रोटेशनें होती हैं वो भी तीनों एक्सिस के लॉन्ग होती हैं, या तो एक्स एक्सिस में हो सकती है। अगर एक्स एक्सिस में होगा तो हम उसको एम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिए कपल और जो मोमेंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट क्या सॉरी सेम होती है, सिर्फ उनकी जो फोर्सेज होती हैं वो उन पर एक्ट करने का सेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर आपका वाई एक्सिस में है दैट विल बी एम वाई, एंड इस तरह अगर आपका जेड एक्सिस में है तो दैट विल बी एम जी। सो वेक्टर एडिशन हम कपल की किस तरह करते हैं, बाय अप्लाइंग द वेरिग्रेन थ्योरम टू द फोर्सेज हम लोग वेक्टर की एडिशन करते हैं। अब वेरिग्रेन थ्योरम क्या होता है, वेरिग्रेन थ्योरम वो ये कहता है कि जो आपकी डिफरेंट फोर्सेज एक्ट कर रही हैं छोटी छोटी सारी, कहते हैं अगर हम उनके कपल को ऐड करें तो वो एक कपल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक रिजल्टेंट कपल के बराबर होगा। जो आपके पास रिजल्टेंट कपल आएगा, रिजल्टेंट फोर्स का जो कपल होगा वो छोटी छोटी फोर्सेस के अफेक्ट के बराबर होगा। लेट्स सपोज कोई एम एक्स में लग रही है फोर्स, कोई एम वाई में लग रही है, कोई एम जेड में लग रही है,
तो आप अगर इनका रिजल्टेंट ले लेते हैं तो जो कपल की डायरेक्शन होगी आपके पास वो क्या होगी, कपल की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी जो ओवरऑल रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में होगी। तो ये वेरिकुलर थ्योरम कहता है कि कंपोनेंट्स का जो सम होता है, कंपोनेंट्स का आप मोमेंट लें और फिर उनको ऐड करें, या आप एक रिजल्टेंट का मोमेंट ले लें तो वो इक्वल होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। होप सो आपको ये फोर्स कपल समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपने तीनों टॉपिक्स को कंबाइन करेंगे कि फोर्स सिस्टम, कपल और हमारे पास मोमेंट क्या होते हैं, तो उनके हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।